हेलो स्टूडेंट्स, दिस शुभम पदार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। सो डिफरेंशिएशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर डाउट्स। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हम लोग इसमें देखेंगे कि डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव हमें किन किन दूसरी बातों के बारे में, किन किन दूसरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता सकता है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, यूज क्या है डिफरेंशिएशन करने का। सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या उसका मैथमेटिकल और भी दूसरे सिग्निफिकेंसेस हैं, ये सब जानना है हम लोगों को। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैथमेटिकली, मैं फिजिक्स में नहीं बोल रहा, मैथमेटिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत ज्यादा है। डिफरेंशिएशन फंक्शन का कई तरह से यूजफुल है मैथमेटिक्स में। रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, ये तो हम लोग जानते ही हैं। एरर निकालने के लिए भी डिफरेंशिएशन यूज होता है। फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये जानने के लिए भी डिफरेंशिएशन यूज होता है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भी डिफरेंशिएशन यूज होता है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट फिलहाल मैंने जिनके नाम लिए वो हमारे सिलेबस में है। इसमें से भी कुछ चीजें हटा दी गई हैं इस साल। सो पहला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है जो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ करेंगे मैथमेटिक्स में, वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। हाउ वी विल फाइंड whether a function is increasing or decreasing with the help of differentiation। तो डिफरेंशिएशन का रोल क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, टर्मिनोलॉजी क्या है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई। ओके, सो देखिए बेसिकली जब आप एक्स एक्सिस पर लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, यानी कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस मतलब इनपुट, वाई एक्सिस मतलब आउटपुट, है ना। तो जैसे जैसे आपका इनपुट इंक्रीज हो रहा होता है, वैसे वैसे अगर आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। जैसे यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने में, देखिए इस फंक्शन में, देखिए सी वाले में लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट में इनपुट मतलब लेफ्ट का आउटपुट ये है, अब थोड़ा बढ़ गया, अब थोड़ा और बढ़ गया, अब थोड़ा और आउटपुट बढ़ गया, अब जीरो हो गया यानी कि और हो गया ज्यादा, अब आउटपुट और ज्यादा हो गया, अब आउटपुट और ज्यादा हो गया, अब और ज्यादा हो गया, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं फंक्शन का आउटपुट है ना, आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे अगर x के बढ़ने के साथ, इनपुट के बढ़ने के साथ आउटपुट बढ़ रहा हो, देन वी से दैट आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब इसमें भी दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक इंक्रीजिंग का और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। इसको समझ लीजिए, बहुत बेसिक सी बातें हैं ये सब, ठीक है। इस फंक्शन का बिहेवियर देखिए, ये फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम 4 किलोमीटर चले फिर रुक गए, फिर 3 किलोमीटर चले फिर रुक गए, फिर 4-5 किलोमीटर चले फिर रुक गए, है ना। चल रहा है रुक गए, चल रहा है रुक गए, चल रहा है रुक गए, डिक्रीमेंट नहीं आ रही इसमें। तो इसको हम सिंपली कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें डिक्रीमेंट नहीं आ रही। लेकिन इस फंक्शन में कहीं आप देखिए, इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस समझिए, ए में और सी में, यहां बीच में आराम कर रहे हैं लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीमेंट नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, डिस्प्लेसमेंट है ना, पहले आपका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर था, फिर आप रुक गए थोड़े टाइम के लिए। नहीं, डिस्प्लेसमेंट से मत समझिए, डिस्टेंस से समझिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्टेंस से देखिए, आप पहले 5 किलोमीटर चले फिर स्टे रुक गए, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होती, तो आप ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या है, ग्राफ नीचे नहीं जा रहा। आप एक बार यहां तक आप पहुंच गए तो इसके बाद इससे नीचे नहीं आ रहे, इसके बाद आप कांस्टेंट रुके हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है ऊपर या नीचे कहीं पर भी। अगर आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ग्राफ नीचे जा ही नहीं रहा, ऊपर गया रुका
फिर ऊपर चढ़ रहा है, फिर रुक गया, फिर ऊपर चढ़ रहा है, नीचे तो आ ही नहीं रहा। तो इसको हम ऐसे ग्राफ को, ऐसे फंक्शनल बिहेवियर को हम कहते हैं इंक्रीजिंग बिहेवियर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आराम भी नहीं कर रहा, यहाँ तो आराम कर रहा था ना बीच में, एक बार यहाँ आराम किया, एक बार यहाँ आराम किया, तो आराम ही नहीं कर रहा है, तो बस एक धुन में, एक सनक में बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ऐसे बिहेवियर को, फंक्शन के ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर। और ये क्या है, सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड यहाँ यूज करेंगे, और यहाँ के लिए हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ देखिए फंक्शन जैसे जैसे आप x पर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जैसे जैसे x बढ़ रहा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आउटपुट बहुत ज्यादा था, यहाँ पे आउटपुट कम हो गया, यहाँ पे आउटपुट और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, मतलब यहाँ तो बराबर है, सॉरी ये इतने पोर्शन में तो बराबर है, कम हो गया, 0 हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। तो हो क्या रहा है, इस पार्ट में यहां से लेके यहां तक आने में आउटपुट कम हो रहा है, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट रह रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर स्ट्रिक्टली कम ही हो रहा है। कम होना, कांस्टेंट रहना, कम होना, यहाँ बढ़ तो रहा नहीं, इसको हम सिर्फ डिक्रीजिंग कहेंगे। यहाँ देखिए ये तो एक धुन में नीचे ही जा रहा है। जब ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर लुढ़क रहा हो, बाएं से दाएं देखते हैं हमेशा, लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लेफ्ट से देखिए हमेशा, राइट से मत देखिए, यहाँ से यहाँ मत देखिए, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा। लेफ्ट टू राइट देखिए, ऊपर से ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मतलब डिक्रीमेंट हो रही है। इसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे, क्योंकि ये बीच में आराम नहीं कर रहा, ये भी ऊपर से नीचे ये भी आ रहा था, लेकिन ये आराम बीच में किया है, इसको हम सिर्फ डिक्रीजिंग कहेंगे, इसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। आई होप आपको ये चारों बातें समझ में आ रही हो। इनको देख लीजिए महाशय को, इसको ये ग्राफ तो याद हो गया, मॉड एक्स का ग्राफ है ना, इसको हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ओवरऑल पूरी डोमेन में, यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक देखें, क्यों, क्योंकि यहाँ तक डिक्रीज भी हो रहा है, फिर इंक्रीज भी हो रहा है। ये भी कह सकते हैं इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। एक्चुअली इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। तो इस तरह के फंक्शन, हाँ अगर कोई ये पूछता है कि फॉर x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पार्ट के लिए, इधर वाले को देखना ही नहीं, तो इधर वाले पार्ट के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर कोई कहता है फॉर x ग्रेटर देन 0, यानी कि सिर्फ इधर वाले पार्ट, तब फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल इन इट्स डोमेन, पूरी अपनी डोमेन में हम इसे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहेंगे, या इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। दोनों बातें, दोनों टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है। ओके, सो आई होप आपको ये पांचों डिस्कशन पॉइंट समझ में आए होंगे कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। आप सिर्फ ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। जितने भी फंडामेंटल फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं 11 से, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है, 12th हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा है। जरा फटाफट से सब टटोलिए दिमाग में और याद कीजिए कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग। इस टर्मिनोलॉजी के लिए आप जरूर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये सिर्फ है ना, ये सब एनसीईआरटी से ही है, कुछ भी एडिशनल नहीं है, ठीक है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में आपकी, ताकि आपको ये फिगर देख करके आइडिया रहे कि हाँ किससे हम इंक्रीजिंग कह रहे हैं, किससे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहे हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो अब अभी तो हम लोगों ने इंक्रीजिंग है ना, ग्राफ देख करके कैसे बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये सारी सिचुएशन हम ग्राफ देख करके तो बता लेंगे। बट अगर हमें ग्राफ का पहले से आइडिया ना हो, हमें सिर्फ फंक्शन दिया हो, फंक्शन का स्ट्रक्चर दिया हो और ग्राफ हम ना जानते हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे whether the function is increasing or decreasing in a particular interval। सो ये कुछ थ्योरी है और ये बहुत लॉजिकल है, जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। कंसीडर अ फंक्शन f कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल a b, मतलब a से लेकर के b तक फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ पर मैं इस पॉइंट को a लिख सकता हूँ और इस पॉइंट को b लिख सकता हूँ, a से लेकर b तक फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इसको a लिख सकता हूँ, a से लेकर b तक फंक्शन कंटिन्यूअस है। The function is said to be strictly increasing। अब मैंने कुछ चीजें ब्लू से लिखी, कुछ चीजें ब्लैक से लिखी, उसका भी आपको रीजन समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इस बात को ध्यान समझिए। The function is said to be strictly increasing। strictly increasing ये वाला है, ये वाला है ना, आराम नहीं करना। strictly increasing मतलब बढ़ते चलो, मतलब बढ़ते चलो, ये बढ़ता चल रहा है। So the function is said to be strictly increasing in the open interval if
फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन दिस इंटरवल, इस ए बी में कोई 2 पॉइंट x1 x2 कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लीजिए, ठीक है। x1 पर फंक्शन का आउटपुट और x2 पर फंक्शन का आउटपुट, ध्यान दीजिए, अगर x1 x2 से कम है, ये दोनों इनपुट है हमारे, x1 x2 क्या है, डोमेन के मेंबर है ना, और अगर x1 x2 से कम है मतलब ये वाला इनपुट इस इनपुट से कम है, तो इस इनपुट पर आउटपुट इस इनपुट पर आउटपुट से कम आना चाहिए। ग्राफ में देखिए x1 x2, x1 कम है x2 से, ये लेफ्ट में है, तो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट, ये f of x1 है और ये वाला f of x2 है ना। जब फंक्शन जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर चढ़ना चाहिए, तो जब ग्राफ ऊपर चढ़ेगा तो कम वाले इनपुट के लिए आउटपुट कम आना चाहिए और ज्यादा वाले इनपुट के लिए आउटपुट ज्यादा आना चाहिए। कम वाले इनपुट पे आउटपुट कम होना चाहिए और ज्यादा वाले इनपुट पे आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जो कि हम लोग ग्राफ में भी देख के समझ सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल लॉजिकल सी चीज है, एकदम रीजनेबल है, इसमें किसी तरह का इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। इफ x1 is less than x2, और ये x1 x2 इसी इंटरवल के होने चाहिए, भी जिस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, जिस इंटरवल में हम फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक कर रहे हैं, उस फंक्शन का कोई भी 2 मेंबर उठा लिया, जैसे ये फंक्शन ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है, हमको ये चेक करना है इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, तो इस इंटरवल का कोई भी 2 इनपुट ले लिया, इस एक्सिस पर से कोई भी 2 एलिमेंट ले लिया, तो कम वाले पर जो आउटपुट है वो कम होना चाहिए ज्यादा वाले इनपुट के आउटपुट से। ये कम वाले इनपुट का आउटपुट, ये ज्यादा वाले इनपुट का आउटपुट, ये आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, है ना। ज्यादा जो बड़ा वाला इनपुट है उसका आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन ऊपर चढ़ रहा है तो पीछे वाले इनपुट का आउटपुट कम होगा, आगे वाले इनपुट का आउटपुट ज्यादा आएगा। ऑब्वियस सी बात है। आई होप आपको ये बात समझ में आए। द फंक्शन विल सेट टू बी इंक्रीजिंग, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा था, यहाँ सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है, मतलब इस केस में फंक्शन आराम कर सकता है, जैसे कि ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे इसको। ऑन ए बी फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू, सब कहानी वही है। इस केस में क्या है, इस केस में f of x1 f of x2 से कम हो या f of x1 f of x2 बराबर भी हो सकते हैं। देखो अगर हम इसको x1 x2 से कहें तो यहां पे f of x1 ये वाली हाइट और f of x2 ये वाली हाइट, ये दोनों तो बराबर है। तो सिर्फ इंक्रीजिंग के केस में f of x1 f of x2 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब f of x1 जो है वो f of x2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए यहां लिखा है। कम हो सकता है, इसको मैं दूसरे वर्ड में ये भी लिख सकता हूं, f of x1 is less than f of x2 और f equal to, ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब f of x1 जो है वो f x2 से कम हो या बराबर हो, ज्यादा ना हो, ठीक है। यहां पर इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल कर देंगे तब तो फंक्शन आराम करने लगा कहीं। बात समझिए, ज्योमेट्री से समझेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जो कम इनपुट का आउटपुट है वो ज्यादा बड़े वाले इनपुट के आउटपुट से कम होना चाहिए, है ना। f of x1 must be less than f of x2 for x1 less than x2। अगर इनपुट कम है तो आउटपुट भी कम होना चाहिए। इन दोनों में इनपुट छोटा कौन है, ये x1, तो इसका आउटपुट भी छोटा होना चाहिए बस। और अगर इंक्रीजिंग की बात हो रही है तो इंक्रीजिंग कहने में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग कहने में फंक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन बीच बीच में आराम भी कर सकता है। तो जहां आराम कर रहा होगा, अगर आपने वहां के कोई 2 इनपुट लिए तो वो दोनों का आपस में बराबर आ जाएंगे। तो सिर्फ लेस देन कहना ठीक नहीं है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता। तो दोनों आप चाहे तो ऐसे लिख लो, और अगर ये नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ये कंफ्यूज कर रहा हो तो ऐसे लिख लो, है ना। दोनों बातें सही। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब जैसे जिस तरीके से भी हम लोगों ने इंक्रीजिंग फंक्शंस को देखा है ना, कंडीशन क्या है, डेफिनेशन वगैरह तो हम पहले देख चुके हैं। जिस तरीके से भी हम लोगों ने इंक्रीजिंग फंक्शन को मैथमेटिकली देखा था, ठीक उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने चूंकि काफी डिस्कशन किया तो मैं फटाफट से जरा सा डिस्कस कर लेता हूं। कंसीडर अ फंक्शन f कंटिन्यूअस ऑन ab, बिल्कुल वही चीज है। इट इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ab for all x1 x2 belongs to the interval if
f of x1 is greater than f of x2 where x1 is less than x2। अब देखिए इस सिचुएशन को बिल्कुल लॉजिकली आप ज्योमेट्री से समझिए। यहां पर क्या कंडीशन है, ठीक है, कि किसी इंटरवल ए बी में फंक्शन हमारा है, मान लीजिए मैंने इंटरवल नहीं बनाया था, ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब ए से बी के बीच में इस इंटरवल में कोई भी मैंने x1 x2 चूज किया, ये x1 और ये x2, और ध्यान दीजिए x1 को x2 से कम होना चाहिए। x1 लेफ्ट में होगा, x2 राइट में होना चाहिए। x1 इज लेस देन x2। अब देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कम इनपुट पर ज्यादा आउटपुट रहेगा, और जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा आउटपुट कम होता चला जाएगा। मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा होगा। डिक्रीजिंग का ये तो मतलब है जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा आउटपुट घटता चला जाएगा। तो देखिए इनपुट बढ़ा, x1 से ज्यादा है x2, इनपुट बढ़ा और x2 पर आउटपुट देखिए कम हो गया। x1 मतलब इनपुट और f of x1 मतलब आउटपुट। तो इनपुट जैसे ही बढ़ेगा आउटपुट कम हो जाना चाहिए। देखिए x1 पर आउटपुट f of x1 है, x2 पर आउटपुट f of x2 है। जैसे आप x1 से बढ़कर x2 पे जा रहे हैं आउटपुट f of x1 से घट करके f of x2 हो जा रहा है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट घटता चला जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे fx डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर आप दिमाग में ग्राफ रखें डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब हो गया ऊपर से बिल्कुल ग्राफ नीचे उतरता चला जाएगा, कहीं पर भी रेस्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ ग्राफ रेस्ट कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कहीं भी ग्राफ रेस्ट नहीं करेगा, ऊपर से नीचे चलता चला जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम इस इंटरवल में से कोई भी दो पॉइंट x1 x2 चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो x1 इफ x1 इज लेस देन x2 तो कम इनपुट पर आउटपुट ज्यादा आएगा। x1 कम है तो x1 पर आउटपुट ज्यादा आएगा x2 से। बिल्कुल सीधी सीधी सी चीज है। जो लॉजिक इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए था बिल्कुल उसका अपोजिट लॉजिक डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग ऑन AB, ठीक है। अब देखिए यहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात हो रही थी, यहां सिर्फ डिक्रीजिंग की बात हो रही है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ग्राफ नीचे ही उतरता चला जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं पर। और सिर्फ डिक्रीजिंग कहने का मतलब है कि देखिए यहां पर ग्राफ डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन बीच में एक ऐसी कंडीशन आ रही है जहां ग्राफ ना तो डिक्रीज कर रहा है ना तो इंक्रीज कर रहा है। तो कहीं डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो डिक्रीजिंग का मतलब ग्राफ इंक्रीज नहीं करना चाहिए, रेस्ट पे रह सकता है, या तो डिक्रीज करे या रेस्ट पर रहे। डिक्रीजिंग का करने का मतलब ग्राफ या तो डिक्रीज करे या रेस्ट पर रहे, इंक्रीज नहीं करना चाहिए। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ग्राफ ना तो इंक्रीज करे ना ही रेस्ट करे, घटता चला जाए मतलब घटता चला जाए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब कंसिस्टेंटली आउटपुट डिक्रीज होते चले जाना। सिर्फ डिक्रीजिंग कहने का मतलब है, फ्लेक्सिबल डिक्रीजिंग कहने का मतलब है ग्राफ आउटपुट डिक्रीज तो हो लेकिन रेस्ट भी कर सकता है बीच में, ठीक है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग भी रह सकता है। जैसे ये जोन अगर आप देखें, सिर्फ ग्राफ की ये वाली जोन देखें, ये वाला पार्ट, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन ये बीच वाला पार्ट देखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट, ये तो कांस्टेंट पार्ट हो गया ना, तो यहां बढ़ रही वैल्यू ना घट रही, तो कांस्टेंट पार्ट हो गया, है ना। ओके, सो द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग, फ्लेक्सिबल डिक्रीजिंग ऑन AB इफ f of x1 is greater than equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to AB and x1 must be less than x2। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने दो इनपुट इस इंटरवल AB से, कहीं भी इंटरवल बना लो यार, इंटरवल में बना लिया A और यहां मैंने इंटरवल बना लिया, ये A से लेके x इक्वल टू A से लेके x इक्वल टू B तक फंक्शन है हमारा। ग्राफ दिख रहा है ना आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखिए, x इक्वल टू A से x इक्वल टू B तक हमारा फंक्शन है। इस इंटरवल में कोई भी दो पॉइंट x1 x2 चूज कीजिए। देखिए मैंने एक x1 यहां चूज किया है और एक x2 यहां चूज किया। x1 x2 से कम है, तो चूंकि ग्राफ डिक्रीजिंग है तो x1 का आउटपुट f of x1, x2 के आउटपुट f of x2 से ज्यादा ही होना चाहिए। कम इनपुट वाले का आउटपुट ज्यादा आना चाहिए। डिक्रीजिंग में कम इनपुट वाले का आउटपुट ज्यादा आना चाहिए। अब अगर ये x1 x2 मैं यहां चूज करता, ध्यान दीजिए, अगर मैं ये f of x1 f of x2 यहां चूज करता
ध्यान दीजिए। तो x1 x2 से कम तो है, x1 इज लेस देन x2, लेकिन यहाँ पे x1 का आउटपुट और x2 का आउटपुट दोनों बराबर है, दोनों की हाइट सेम है, तो यहाँ पर इक्वल, मतलब अगर x1 x2 आप इस इंटरवल में कोई भी चूज कर रहे हैं सच दैट x1 इज लेस देन x2, तो या तो x1 का आउटपुट ज्यादा आएगा x2 के आउटपुट से, या x1 पर और x2 पर आउटपुट्स इक्वल आएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बिल्कुल वही लॉजिक है जो इंक्रीजिंग फंक्शंस के केस में था। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। ओके, मेक श्योर कि ये चीजें आप अपनी नोटबुक पर जरूर मैथ्स की रखें। ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी जब आप फाइनल्स के लिए रिवाइज करेंगे, जब आप कंपटीशंस के लिए जाएंगे। थ्योरी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है स्पेशली इन कैलकुलस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, जो कुछ भी आज बताया गया ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, उसको लॉजिकली ही समझने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या है ना। किसी भी बात को रटने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं, आप कैलकुलस में अगर रटने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगी। जितना हो सके बातों को ज्योमेट्रिकली, लॉजिकली, है ना, रियलाइज करने की, विजुलाइज करने की कोशिश किया कीजिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के डेरिवेटिव कंडीशंस के साथ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को डेरिवेटिव कंडीशन के साथ पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के साथ पढ़ेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।